हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स, अ बिगनर गाइड। जिन लोगों को मार्केट अभी अभी स्टार्ट करना है या जिन्होंने अभी तक मार्केट को सिर्फ बाहर से देखा है पर उसकी नॉलेज नहीं है, या वो लोग जिनको अपना जर्नी और नॉलेज के साथ स्टार्ट करना है, उसके लिए ये मॉड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मॉड्यूल हमें बताता है रिगार्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं। स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आप एक्सचेंज में करते हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एज ए पार्टिसिपेंट्स, एज ए इंटरमीडिएटरीज, जिनको गाइड करता है, जिनको रेगुलेट करता है सेबी। सो आज इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे मॉड्यूल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी एज ए रेगुलेटर क्या काम करेगा, एक्सचेंजेस कैसे काम करेंगे, डिपॉजिटरीज कौन होते हैं, वो कैसे हमारे डीमैट अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ब्रोकर्स जिनके थ्रू हम मार्केट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इन इंडिया। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे इस मार्केट को पार्टिसिपेट करके एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट्स पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस मॉड्यूल के एंड में मैं आपको इन सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, इन इंटरमीडिएटरीज को कनेक्ट करके एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क ऑन अलॉन्ग विद योर ट्रांजैक्शंस। सो आपके ट्रांजैक्शंस जब भी स्टॉक मार्केट्स में होते हैं उसके पीछे कैसे एक सिस्टम चालू होता है, दैट वी हैव टू लुक फॉर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल को और आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देते हैं दैट हाउ दिस स्टॉक मार्केट विल रन। सो इस पूरे मार्केट सिस्टम मॉड्यूल्स में हम समझना चाहेंगे कि ये पूरा मार्केट का इकोसिस्टम क्या है, सेबी कैसे एक वॉच डॉग की तरह, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, NSE और BSE कैसे एक्सचेंजेस हैं जो मार्केट प्लेस हमें प्रोवाइड करते हैं, NSDL और CDSL एक डिपॉजिटरीज हैं जो हमारे सारे डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स क्या है पूरे मार्केट में, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरी बिग पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मार्केट में 5 ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। सो इस पूरे सिस्टम को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं सेबी। सेबी एक रेगुलेटर है जो कि सारे इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, जिससे वो पूरे मार्केट्स के अंदर इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। सेबी रेगुलेशंस भी क्रिएट करती हैं, सेबी लाइसेंसिंग भी करती है, और सेबी प्रोटेक्ट भी करती है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और मैनिपुलेशन। दूसरे इंसान है या दूसरे पार्टिसिपेंट है जिसको हम बोलते हैं NSE या BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम जानते हैं कि वो एक एक्सचेंजेस हैं, वो एक ऐसे मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारे बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा हमारे पास वर्कआउट आता है जिसे हम बोलते हैं NSDL। NSDL और CDSL 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरे इंडिया में डिपॉजिटरी हैं, और ये दोनों डिपॉजिटरीज सारे के सारे जो डीमैट अकाउंट्स हैं, सारे शेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में मैनेज होते हैं, उनको मैनेजमेंट करने का काम करता है NSDL, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। उसके बाद में आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंटरमीडिएटरी जिसका नाम है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर एक ऐसा इंटरमीडिएटरी है जो कि इन सभी इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये सबसे बड़ी कड़ी है बिटवीन इन्वेस्टर टू एक्सचेंज टू डिपॉजिटरी टू क्लियरिंग हाउसेस। सो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्रोकर, और ब्रोकर इसके लिए कुछ चार्जेस भी लेता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकरेजेस। और सबसे लास्ट इस पायदान में दिख रहे हैं वो हैं आप और मैं, रिटेल इन्वेस्टर और एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर जो कि पार्टिसिपेट करना चाहता है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। सो इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए इन सारे इकोसिस्टम्स को डिटेल में समझना पड़ेगा, इनकी वर्किंग को समझना पड़ेगा, और एट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सारे इंटरमीडिएटरीज, ये सारे जो इकोसिस्टम में बॉडीज़ हैं, ये कैसे काम करते हैं एज ए पिक्चर। सो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में फाउंडेड हुआ, जिसको स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई सेबी एक्ट 1992 में। हर्षद मेहता स्कैम के बाद में बहुत सारे लूप होल्स मार्केट के अंदर दिखे, जिसको पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू गाइड किया गया, रेगुलेट किया गया, और सारे स्टैच्यूटरी पावर्स दिए गए सेबी को। सेबी का हेडक्वार्टर्स हम जानते ही हैं, मुंबई में है। चेयरपर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती हैं। रिपोर्ट करना होता है डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सभी लिस्टेड कंपनीज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डिपॉजिटरीज, इन सब के ऊपर सेबी का रेगुलेशंस जो हैं वो वर्कआउट करता है। रेगुलेट करते हैं सेबी स्टॉक ब्रोकर्स को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेबी ही देखेगा। मार्केट्स को प्रॉपरली डेवलप करना, प्रमोट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी मार्केट्स में लाना, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, जिससे वो सेफली इस मार्केट को पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा मैटर आता है किसी भी इंटरमीडिएटरी के खिलाफ में, तो इन्वेस्टिगेट करना, उसको ऑडिट करना, और उसके ऊपर अगर कोई फाइन्स बनते हैं तो फाइन्स भी लगाने का हक सेबी के पास अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी सर्कुलर्स, कोई गाइडलाइंस, कोई पॉलिसीज़ जो मार्केट प्लेयर्स के लिए ज़रूरी है, वो समय समय पे सेबी लाता रहेगा, नोटिफिकेशंस लाता रहेगा, और इन लेजिस्लेशंस को अप्लाई करता रहेगा, इंश्योर करेगा कि सभी इंटरमीडिएटरीज इन सर्कुलर्स या गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि सेबी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेबी एक तरीके से किंग है इस पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट्स का। अब समझते हैं हम दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम का प्लेयर, जिसका नाम है NSE है BSE। ये दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो आपको पूरा मार्केट प्लेस एक्सेस करवाते हैं। ऑनलाइन आप आराम से पूरे मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सारे बायर्स एंड सेलर्स ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम्स के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ 1992, बट इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए 1994 में। इसका जो सूचकांक है जिससे हम पूरे ओवरऑल मार्केट के अप एंड डाउन्स को ट्रैक कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं निफ्टी 50। टर्नओवर्स डेली, हाईएस्ट डेली टर्नओवर्स इंडिया में केटर करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग 100% इलेक्ट्रॉनिक है फ्रॉम डे वन। डे वन से सारे ट्रांजेक्शन्स, इवन द जो भी प्राइस ट्रेड कर रही है एक्सचेंज के अंदर, वो ट्रांसपेरेंटली हर एक इंसान एक्सेस कर सकता है फ्रॉम डे वन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स में। इवन डेरिवेटिव ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्लस जो भी क्लियरिंग हाउसेज हैं वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही मैनेज करता है, जिसे हम बोलते हैं NSE क्लियरिंग लिमिटेड। क्लियरिंग हाउस का मेजर पर्पस होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप
इंडियन स्टॉक मार्केट्स में करते हैं या एक्सचेंजेस में करते हैं, उनके सारे पेमेंट ऑब्लिगेशंस, उसका जो भी पैसा का आदान या प्रदान करना है वो क्लियरिंग हाउस ही देखेगा। सो क्लियरिंग हाउस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको केटर करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी स्टडी करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना है 1875 में। इसका जो मेन सूचकांक है जो इसको रिफ्लेक्ट करता है इसकी प्राइसिंग मूवमेंट को, वो है सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक्स के ऊपर। 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स 1995 से स्टार्ट हुआ। जैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने चालू किया वही सेम मैकेनिज़म्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी फॉलो करना स्टार्ट किया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज वर्कआउट करता है। क्लियरिंग हाउस भी इसका एक अलग से क्लियरिंग हाउस है जिसको हम बोलते हैं ICCL, इंडियन क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस है NCL और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस है ICCL। ये दोनों ही क्लियरिंग हाउस इन दोनों एक्सचेंजेस के ट्रेड्स को सेटल करने में, इसके पेमेंट ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर इन दैट इकोसिस्टम जिसका नाम है डिपॉजिटरी। पूरे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज काम करते हैं, पहला NSDL और दूसरा CDSL। NSDL को प्रमोट किया है NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CDSL को प्रमोट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। पूरे इंडिया में जितने भी स्टॉक्स, जितने भी शेयर्स कंपनीज़ के इशू हो रखे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में अवेलेबल है, और वो सारे इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में जो शेयर्स अवेलेबल हैं वो रहते हैं एक डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट एक बैंक की तरह या एक लॉकर की तरह काम करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली आपके सारे शेयर्स को कैरी करता है। सो पूरे इंडिया में अगर किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है या मेंटेन करना है वो सिर्फ इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो सकता है, आइदर NSDL और आइदर CDSL। तो आपका डीमैट अकाउंट या तो NSDL में होगा या फिर CDSL में होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NSDL के बारे में। NSDL 1996 में फाइंड आउट हुआ। इसको प्रमोट किया नेशनल वाइड इंस्टीट्यूशंस जैसे NSE, IDBI एंड UTI। 75% ऑफ द डीमैटिलाइजेशन शेयर्स जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ही अवेलेबल है। NSE डीमैट अकाउंट्स लिंक करता है मेनली NSE ब्रोकर्स के साथ, और ये यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, FIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स। ऐसे ही हम CDSL को भी देख सकते हैं। CDSL 1999 में प्रमोट हुआ, जिसको BSE ने प्रमोट किया, बैक्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया, SBI और अदर नेशनल वाइड इंस्टीट्यूशंस। फास्ट ग्रोइंग डिपॉजिटरीज 150+ मिलियन डीमैट अकाउंट्स सबसे ज़्यादा CDSL के पास हैं। CDSL ने मेनली फोकस किया रिटेल इन्वेस्टर्स को, NSDL ने मेजरली फोकस किया इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। जैसे आप देखते हैं आज की तारीख में जितने भी ज़्यादा ब्रोकर्स जो ग्रो कर रहे हैं, लाइक ग्रो, ज़ीरोधा, ICICI या शेर खान, वो सभी ब्रोकर्स CDSL को काफ़ी एग्रेसिवली यूज़ कर रहे हैं। यस दोस्तों, अब हम प्राइमरी मार्केट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। हमने पहले 3 मेजर इंटरमीडिएटरीज को डिस्कस किया है। पहला सेबी था जो कि एक रेगुलेटर का काम करता है, दूसरा एक्सचेंजेस जो मार्केट प्लेस हमें प्रोवाइड करते हैं, तीसरा हमने डिस्कशन किया टूवर्ड्स योर डिपॉजिटरीज। अब हम बात कर रहे हैं
टूवर्ड्स योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए इस पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में दो तरह के मार्केट्स अवेलेबल हैं। पहला है प्राइमरी, अगर किसी भी कंपनी को फंड रेज करना है, शेयर्स इशू करना है पब्लिक में, तो वो पहली बार जब कंपनी इशू करेगी शेयर्स को, वो प्राइमरी मार्केट में होंगे। तो वेन एवर द कंपनीज रेज फ्रेश कैपिटल, उनको प्राइमरी मार्केट्स में आना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां आप जैसे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं। सो इन अ प्राइमरी मार्केट अ कंपनी विल इशू अ न्यू शेयर्स डायरेक्टली टू द पब्लिक। 4 तरह के फंड रेज करने के तरीके हैं कंपनीज के पास। पहला है आईपीओ। जब भी कोई कंपनी पहली बार कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो आईपीओ के जरिए आती है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब है कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, कंपनी ऑलरेडी आईपीओ के थ्रू पैसा ला चुकी है, बट कुछ समय के बाद में वो और पैसा रेज करना चाहती है और वो प्राइमरी मार्केट में फिर आएगी विद द हेल्प ऑफ एफपीओ, जिसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी ऑफर किया जा सकता है और नए रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस को भी ऑफर किया जा सकता है। इसके बाद में आता है राइट इशू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अगर हम और शेयर्स देना चाहते हैं फॉर द कैपिटल रेजिंग, तो हम राइट इशू के थ्रू भी हम लेके आ सकते हैं। और लास्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के थ्रू जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम प्राइवेटली ऑफर करके भी शेयर्स दे सकते हैं। सो ये चारों तरीके के जो फंड रेजिंग तरीके हैं, ये सब प्राइमरी मार्केट में ही आ सकता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट की तरफ। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि जहां ऑलरेडी शेयर्स लिस्ट हो चुके हैं एक्सचेंज के अंदर, कंपनी ने फंड रेज कर लिया है और अब वो शेयर्स डेली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। सो जैसे सब्जी मंडी में डेली सब्जियों का ट्रेडिंग होता है, वैसे ही शेयर्स का ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होता है। सो प्राइमरी मार्केट फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए कंपनीज आती हैं, जहां डायरेक्ट हम कंपनी से ही शेयर्स एप्लीकेशंस के थ्रू डिमांड कर सकते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट्स में आप जैसे और मेरे जैसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ ट्रेड करते हैं एक मार्केट प्लेस के अंदर, जहाँ पे सब अपने शेयर्स का बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी होता है सेकेंडरी मार्केट में। आप ब्रोकर के थ्रू मार्केट प्लेस पे एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हो, आपके पास लाइव प्राइजेस मूव करती रहती हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ऑर्डर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज में प्लेस करता है, एक्सचेंज में अगर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और अगर आप उस शेयर्स को कैरी करना चाहते हैं अपने डीमैट में, तो डीमैट यूटिलाइज हो जाता है। आपके सारे पेमेंट्स जो भी आपने शेयर्स खरीदे या बेचे हैं अपने डीमैट अकाउंट से, उनका सेटलमेंट होता है, पेमेंट सेटलमेंट होता है और शेयर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये जो भी आदान प्रदान हम कर रहे हैं शेयर्स का, पेमेंट का, वो सब T+1 डे पे होता है। T का मतलब है जिस दिन आपने ट्रेड किया, 1 डे का मतलब है उसके नेक्स्ट डे आपका पेमेंट और आपका डीमैट में डिलीवरी वर्कआउट हो जाता है। पहले ये T+2 हुआ करता था, अब ये T+1 हो गया है। फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स आपका जो सेटलमेंट है वो T+1 पे होने लग गया है। आपका जो भी मार्केट टाइमिंग्स है वो रेगुलरली 9:15 से 3:30 के बीच में होता है। 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री ओपन मार्केट होता है और 3:40 से 4 बजे के बीच में पोस्ट क्लोज सेशन होता है, जिसमें लोग चाहें तो वो बिडिंग कर सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल मार्केट में उन शेयर्स को ग्रैब कर सकते हैं। प्राइस डिस्कवरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के थ्रू होती है। आप और मेरे को अगर किसी भी शेयर को परचेज करना है तो हम जो भी अवेलेबल मार्केट प्राइस है उसके ऊपर अपना बिडिंग करके अपना शेयर को बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट हमें एक ऐसा मार्केट प्लेस देता है जहां हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं
और सारे इकोसिस्टम को यूज़ करके अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो है ना जादू, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे आप विद इन सेकेंड्स के अंदर अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस इकोसिस्टम में जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो सब यूटिलाइज होंगे इस पूरे एक्सचेंज के अंदर। एक्सचेंज भी यूटिलाइज होगा, ब्रोकर भी यूटिलाइज होगा, डिपॉजिटरी भी यूटिलाइज होगा, जो क्लियरिंग हाउसेस थे वो आपके पेमेंट सेटलमेंट्स को भी देखेंगे। तो एक सिंगल सिस्टम से आप पूरा ट्रांजैक्शंस को क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम समझना चाहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बाद में हम समझना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। सो प्राइमरी मार्केट्स, किसी भी कंपनी को अगर नया इक्विटी रेज करना है, नया पैसा रेज करना है और वो पब्लिक में आना चाहती है तो वो प्राइमरी मार्केट्स में आएंगी। एग्जिस्टिंग शेयर्स को ट्रेड करना बिटवीन द इन्वेस्टर्स वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट्स। दूसरा, कौन बेचेगा शेयर्स प्राइमरी मार्केट में? कंपनी खुद। आप डायरेक्ट कंपनी को में शेयर्स अप्लाई करके कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स रिसीव करते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में दूसरा इन्वेस्टर ही आपको खरीद या बेच कर रहा है। सो इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टर के बीच में ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कंपनी का कोई लेने देना नहीं है सेकेंडरी मार्केट्स में। तीसरा, जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हैं उसका पैसा किसके पास जाएगा प्राइमरी मार्केट्स में? कंपनी के पास। सेकेंडरी मार्केट्स में जो सेलर आपको शेयर्स बेच रहा है उसके पास वो पैसा जाने वाला है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा प्राइमरी मार्केट्स में? कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि उसको अपने शेयर्स किस प्राइस पे देने। बट सेकेंडरी मार्केट्स में सप्लाई और डिमांड, बायर और सेलर खुद बिडिंग करके अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। सो IPO, FPO, राइट इश्यूज और QIPs ये सब प्राइमरी मार्केट्स के प्रोडक्ट हैं। डे ट्रेडिंग्स या डिलीवरी बेस इन्वेस्टमेंट्स वो सब सेकेंडरी मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके बाद में ड्यूरेशन, प्राइमरी मार्केट्स में 3 से 5 दिन या 10 दिन मैक्सिमम का समय लगता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं। बट सेकेंडरी मार्केट्स में ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डेली आप मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिटवीन 9:15 to 3:30 इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स में अलॉटमेंट अनसर्टेनिटी होती है। आप शेयर्स कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं लेने के लिए, बट वो लॉटरी सिस्टम से आपको मिलता है और लिस्टिंग का जो रिस्क है वो आपको बियर करना पड़ सकता है। बट सेकेंडरी मार्केट्स में हर दिन प्राइस ऊपर या नीचे जा सकती है और आप उस प्राइस को एंजॉय कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में। अब हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स 3 बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पहला FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरा है DIIs जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और तीसरा है रिटेलर्स, जैसे आप जैसे और मेरे जैसे खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स में। FIIs और DIIs जनरली वो कंपनीज हैं जो पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केट्स के अंदर। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। FIIs और DIIs जनता के पैसे को क्लब करके फिर इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट्स के अंदर। सो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो वहाँ की म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं, पेंशन फंड्स चलाती हैं, हेज फंड्स चलाती हैं, वहाँ की जनता का जो पैसा है वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कंपनीज कहलाएगी FIIs। सो ये छोटे समय के लिए पैसा नहीं लगाती हैं, ये लंबे समय के लिए पैसा लगाती हैं और FIIs मार्केट्स में खरीदारी भी करती हैं, बिकवाली भी करती हैं और जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करता है मार्केट के अंदर, सेम उसी तरीके से पार्टिसिपेट करती है। जितने भी FIIs हैं ये सब लाइसेंस लेते हैं, परमिशंस लेते हैं सेबी से कि वो एक फॉरेन कंपनी है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है। DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के म्यूचुअल फंड्स, इंडिया के बैंक्स, इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिया के पेंशन फंड्स, ये सब मार्केट्स में पैसा लगाते हैं
पब्लिक के बिहाफ पे थ्रू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे LIC आप जानते हैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी पैसा इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट्स में विद, उसको हम कहते हैं DII, बिकॉज वो कंपनी कहाँ बनी हुई है, इंडिया में। किसका पैसा मैनेज कर रही है, इंडियन लोगों का। कौन से मार्केट्स में, इंडिया मार्केट में। सो वो कहलाएगी डोमेस्टिक कंपनी। जो बाहर से आई है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, उसे कहेंगे FIIs। और रिटेलर्स आप जानते ही हैं, आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो कि ट्रेडिंग करते हैं थ्रू देयर ऐप्स, लैपटॉप्स या अपने ब्रोकर को फ़ोन करके। 150 मिलियन से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स किसके हैं, रिटेलर्स के। सो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, रिटेलर्स का। बट फिर भी रिटेलर्स पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, या वो क्यों मिस कर जाते हैं मार्केट्स के प्रॉफिट्स को, वो आगे डिस्कस करेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में। सो आई होप सो आपने दोनों तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मार्केट इंटरमीडिएटरीज को डिस्कस किया। मार्केट इंटरमीडिएटरीज में हमने सेबी को देखा, हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देखा, हमने डिपॉजिटरीज को देखा, हमने ब्रोकर्स को देखा। बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हमने डिस्कस किया FIIs, हमने डिस्कस किया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल पब्लिक। ये एक जर्नी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जर्नी ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। अगर आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो उसके पीछे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज लागू होंगे। सपोज़ अगर मैं 100 शेयर रिलायंस के परचेज कर रहा हूँ एक्सचेंज के अंदर, तो पहले मेरा ट्रेड कहाँ जाएगा, स्टॉक ब्रोकर के पास। स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज के बाद स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की। और वो शेयर्स जो मेरे डीमेट में आएंगे वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, डिपॉजिटरी की। और मुझे अगर ब्रोकर को या ये सारा पेमेंट्स देना है तो बैंक भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। सो एक ट्रांजैक्शन के पीछे कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं वो समझने की ज़रूरत है। अगर मैं 100 शेयर रिलायंस के बाय करूंगा तो 100 शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आएंगे और मुझे उस 100 शेयर्स का पैसा पे करना पड़ेगा बैंक के थ्रू टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो शेयर्स मेरे डीमेट में आएंगे डिपॉजिटरी के थ्रू, और जो मैं पेमेंट करूंगा वो बैंक के थ्रू जाएंगे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। बट ये सारा प्रोसेस के बीच में मध्यस्थता कौन करेगा, हु इज़ द मिडल मैन। इस केस में मिडल मैन है स्टॉक ब्रोकर। इसमें एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ये सब किसके अंडर में रेगुलेट होते हैं, सेबी के अंडर में। सेबी इन सब को रेगुलेट करती है, इन सारे लेयर्स को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, सेबी। दूसरा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एक्सचेंज काम करेंगे, क्लियरिंग कॉरपोरेशन काम करेगा और डिपॉजिटरी काम करेगा। और इस इंटरमीडिएटरी लेयर में और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे ब्रोकर के ही फ्रेंचाइजीज होते हैं जो पैन इंडिया में फैले हुए हैं, जिसको बोलते हैं सब ब्रोकर्स, और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब इंटरमीडिएटरीज की लेयर में आते हैं। सो दोस्तों, आई होप सो आपको ये पूरा ट्रांजैक्शन जर्नी समझ आया होगा, आप कनेक्ट कर पाए होंगे मेरे से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं या मुझे एक पिंग कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। स्किल इन्वेस्ट एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप ये सारे कोर्सेज को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड करिए ये ऐप और इस स्टॉक मार्केट जर्नी में हिस्सेदार बनिए और समझिए, नॉलेज लीजिए, जिससे आप और बेटर डिसीजन मेकिंग्स और अपनी वैल्यू, अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाएँ। आखिरी में हम रिकैप करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। सो सेबी एज ए रेगुलेटर काम करेगा, NSE या BSE एक एक्सचेंज के तौर पे काम करेंगे, NSDL और CDSL डीमेट अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ब्रोकर इन सारी इकोसिस्टम को कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगा, प्राइमरी मार्केट मतलब IPOs, कंपनी फंड रेज करती है, सेकेंडरी मार्केट मतलब डेली डे टू डे बेस ट्रेडिंग्स
जो कि इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टर के बदले में होता है। सो आज का होमवर्क है कि आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इन्वेस्टर सेक्शंस में जाके आप सारे इंटरमीडिएटरीज को चेक कर सकते हैं। दूसरा, FIs और DIs का डेटा भी आप NSEindia.com की साइट पे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि FIs और DIs भी कितने बड़े वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं हर दिन। तीसरा, आप 3 या 4 अच्छे ब्रोकर्स को चूज़ करिए, उनके बीच में कंपैरिजंस करिए, जैसे ज़ीरोदा, ICICI, शेर खान या ऐसे और अदर ब्रोकर्स को कंपेयर करने की कोशिश करिए कि वो ब्रोकर्स आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। सो चलिए आज का हम समरी रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ऑन इंडेक्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। आज हमने एक्सचेंज में दो इंडेक्स को सुना था, नाम सुना था उसका, निफ्टी और सेंसेक्स। उन मॉड्यूल्स का, उस इंडेक्स का क्या मतलब होता है, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक रिटेल की लाइफ में। सो चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे इंडेक्स और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।